Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 9 of class 12th Indian Economic Development, and the name of chapter is Environment and Sustainable Development. देखिए, अर्थशास्त्र क्या कहता है कि अगर आपको देश का विकास करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को रोज़गार देना है, इंडस्ट्रीज़ लगानी है और आपको लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बनाना है। ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र बोलता है। पर दूसरा एस्पेक्ट यही है कि अगर आपको इंडस्ट्रियाँ लगानी है तो आपको एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन होगा पहली चीज़। फैक्ट्रियों से फिर जो इंडस्ट्री लग जाएंगी उनसे धुआं निकलेगा, एनवायरनमेंट को नुकसान। तो ये बात, तो हम इसी के अंदर आज ये पढ़ने जाएंगे कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाकर। सो लेट अस रीड व्हाट इज एनवायरनमेंट। रेफर्स टू टोटल प्लांटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जितने भी पेड़ या जितने भी प्रकृति पे संसाधन है, इवन ह्यूमन बीइंग भी, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसके अंदर दो तरह की चीजें आती हैं, बायोटिक एलिमेंट्स, अबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो जीवित हैं और जो प्रकृति से ही मिलते हैं। ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज etc। जीवित जो भी प्रकृति से चीज मिलती है वो बायोटिक होती है। और अबायोटिक क्या होता है? ये चीजें हमें प्रकृति से मिलती है पर ये नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, गोल्ड, आयरन, मिनरल्स etc। एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है? काम क्या करता है एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट परफॉर्म्स दीज फंक्शंस। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रकृति से ही हमें रॉ मटेरियल मिलता है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को, प्रोडक्शन को कर सकें। सेकंड पॉइंट, एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। एनवायरनमेंट हमारे जो वेस्ट होता है जैसे फैक्ट्रियों से या घरों से, इन सब को भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, उसकी खपत करता है। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरनमेंट जीवन चलाता है हमारा, जैसे पानी, हवा, खाना, फल, ये सब हमें प्रकृति से ही तो मिलता है, तो जीवन चलता है, सस्टेन लाइफ। इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब होता है जो बहुत सारी सर्विसेज देता है हमें एनवायरनमेंट। साफ वातावरण, नदियाँ, पेड़ पौधे, मिनरल्स, बायोटिक जीवन देता है एनवायरनमेंट हमें। सब कुछ ये एनवायरनमेंट से ही मिलता है। अब एनवायरनमेंट के सामने समस्या क्या है? वो कौन से चैलेंजेस हैं जिससे एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं? द वेरियस रीजन फॉर एनवायरमेंट crises are some of the given here. There are 5 reasons which are listed here. So let us read. The first one is population explosion and industrial revolution. देखिए, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रकृति को नुकसान होगा। कैसे? पहला तो पॉइंट ये, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनके लिए उतने ही घर बनाने होंगे। अब जब उनके लिए घर बनाने होंगे तो ज़मीन चाहिए, समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट, उतने ही लोगों को खाना भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? प्रकृति से आएगा। और सिर्फ खाना या घर ही थोड़ी होता है प्रकृति से जो जरूरत पूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें, कपड़ा, बाइक मिनरल से बनेगी, आयरन से। ये सब चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। और वो कब मिलेगी? जब हम प्रकृति का दोहन करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी एक समस्या है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचेगा। कैसे? फैक्ट्रीज से धुआं निकलेगा, फैक्ट्रीज का जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन है, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान है। सेकंड पॉइंट, एक्सेस यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो लंबे समय तक यूज होते हैं और जो बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिन्हें हम दोबारा भी बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज किए और ख़त्म हो गए, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल में तो आ जाएगा प्लास्टिक और नॉन रिन्यूएबल में कोयल, पेट्रोल। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रकृति को नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे रिन्यूएबल तो दोबारा बन जाते हैं, पर दोबारा बनने में भी तो उनको टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये चीज़। एक्सटिंक्शंस मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे प्रकृति के संसाधन, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब तो आज के दौर में अधिक से ज़्यादा इनमें क्या हो गया? विलुप्त हो चुके हैं। एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड। अब देखिए, इसके बाद एक चीज़ और होती है। देखिए, एक व्यक्ति है और उसके पास बहुत पैसा है,
तो वो क्या करता है, अपनी ज़रूरतों का जो स्टैंडर्ड होता है ना वो बढ़ा देता है। अब उसने ज़रूरतों का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया तो फैक्ट्री तो वो चीज़ें बना देगी, पर फैक्ट्री उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी किसका, एनवायरनमेंट का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसको क्रोकोडाइल की जैकेट चाहिए, क्रोकोडाइल के मतलब चमड़े की उसको जैकेट चाहिए लेदर की। अब उसके पास पर्याप्त पैसा भी है, ठीक है, वो फैक्ट्री के पास डिमांड आई, फैक्ट्री ने कहा हम बना देंगे। अब फैक्ट्री कब बनाएगी, जब वो प्रकृति का दोहन करेगी, मतलब क्रोकोडाइल को डिस्ट्रॉय करेगी, मारेगी उसको, तभी तो बनेगा, पहली चीज़। फिर लेदर की उसमें इतना ज़्यादा पानी खर्च होता है, टॉक्सिक वो सब लगता है, वो एनवायरनमेंट में छोड़ेगी, दूसरा पॉइंट। तो वो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि लोगों के स्टैंडर्ड भी हाई हैं, जिसके वजह से प्रकृति का दोहन और ज़्यादा होता है। Development process has polluted the atmosphere and has resulted in increased incident of respiratory and waterborne disease. प्रकृति का दोहन किसकी वजह से हो रहा है, डेवलपमेंट की वजह से। नई नई इंडस्ट्रियाँ, रोड्स, ये सब बनना, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें बनने से क्या हो रहा है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। फैक्ट्रीज लगना इतनी ज़्यादा, उससे क्या हो रहा है कि लोगों के सांस लेने की समस्या है, या जैसे पानी से कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर क्लोरा या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो फैल जाती हैं, वो भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं पोल्यूशन का पीएच लेवल कितना हाई रहता है, तो वहाँ के लोगों को अस्थमा या लंग्स से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। अब जब देखिए कार्बन एमिशन हो रहा है, अगर मैं आपको यूएसए का एक डाटा बताऊं, पर कैपिटा कार्बन एमिशन यूएसए में 23 टन है, एक आदमी के हिस्से में आता है साल का 23 टन कार्बन एमिशन। इंडिया में 2.4 टन है। चलिए हम कम है, पर फिर भी अगर हम जनसंख्या से कंपेयर करें, वो तो 30 ही करोड़ है, हम तो 130 करोड़ हैं। तो अगर हम निकाल लें डाटा वैसे इसको संदर्भ में, तो 12-13 करोड़ कार्बन है, 12-13 टन तो फिर भी आ रहा है ना हिस्से में। अब इससे ओजोन लेयर जो हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, उसके अंदर क्या होता है, हो जा रहा है छेद, जिससे क्या होगा, सन की रेज हमें डायरेक्ट आएंगी, फिर स्किन कैंसर या इस तरह की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो प्रकृति का एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, हाल फिलहाल में भी बढ़ा था आधे डिग्री से। टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस, ठीक है। द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, concentrations like वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं, रोजाना 23 मतलब पर ईयर, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं इंडिया की, 20 मिलियन टन से ज़्यादा सिर्फ एक देश इंडिया प्लास्टिक फेंकता है समुद्र में, समुद्र के अंदर प्लास्टिक वेस्टेज, क्योंकि लैंड पे इतना रख नहीं सकते, इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको मोदी गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ूँ तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें अपने आसपास सफाई। आप खुद सोचिए, हमें आज़ाद हुए हुए 75 साल होने वाले हैं और आज भी हम किस पे बात कर रहे हैं कि देश को साफ कैसे रखना है। बताइए कितने पीछे हैं हम लोग और वो लोग कितने आगे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूरोपियन या फिर रशिया, ये सब सेंट्रल एशिया के जो देश हैं। और हम लोग की सफाई कैसे करनी है, टॉयलेट जाना है, आज हम उन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। 75 साल, इतना ज़्यादा, जब हम दुनिया में 7वें नंबर की इकोनॉमी है और हम किस पे बात कर रहे हैं कि सफाई कैसे रखनी है। तो हम लोगों को यहाँ अपनी ज़रूरतें कम करनी है, प्लास्टिक इन सब चीज़ों का उपयोग कम करना है, ताकि प्रकृति का हम कम से कम दोहन कर सकें। क्योंकि देखिए दोहन तो होगा, ज़रूरतें ऐसी हैं इंसान की, पर कोशिश ये रहे कि कम से कम हो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही तो बात बोलता है कि चीज़ों का उपयोग इस तरह करना है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बच सके। ठीक है। ओजोन डिप्लेशन refers to destructions of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbon, CFC की वजह से, जिसमें क्लोरीन होता है, फिर वो हवा में जाता है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन करता है। एंड अदर फोर्सेज इट कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन ब्रोमाइन कंपाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है अर्थ की, उसमें जो
होता है उसकी वजह से, याद रखना। और यही वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है जिसमें एयरप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था, फिर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया। इज अ हिस्टोरिकल ट्रीटी, आप याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इज अ हिस्टोरिकल ट्रीटी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उसने पूछे थे, जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो 10th चैप्टर में है, नेक्स्ट चैप्टर में उसमें है, तो वो क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार बोर्ड में। तो यहाँ इस तरह का प्रोटोकॉल या कोई संधि जो हुई हो पूरी बुक के दौरान, आप उन्हें जरूर याद रखिएगा। Montreal Protocol is a historical treaty designed by the member of United Nations to protect the ozone layer by phasing out CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम कंजप्शन कम करेंगे दुनिया में। मेन रीजन क्या था इसके पीछे कि ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, उसके अंदर छेद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अंडर दिस प्रोटोकॉल ऑल द साइनिंग मेंबर एग्री टू फ्रीज द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी बाय 2013 तक। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ये देशों ने तय किया। और आज क्या चल रहा है, 2020-21 शुरू होने वाला है। और अब तक देख लो आप लोग, अभी तो रिसेंटली एक जी समिट हुआ था, क्लाइमेट समिट, उसमें यूएसए ने कहा कि हम 2040 तक या 50 तक हम अपना ये कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो लेवल पे कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी 4-5 महीने पहले इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। देख लीजिए आप, जब हम लोग इस प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो ये प्रकृति कैसे हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करेगी, सोचने वाली बात है या नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, ये किस किस की जरूरतों को पूरा करेगी। फिर अब जब सबकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, फिर क्राइम, ये सब चीजें बढ़ेंगी, तो वो भी एक अपने आप में समस्या है। पर अगर हम एक ब्रॉड सेंस में सोचें ना, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अधिकतर जो भी समस्याएं हैं वो सारी पॉपुलेशन के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, पॉपुलेशन की वजह से ही हो रहा है। भारत तो 130 करोड़ क्रॉस कर चुका है, देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या है हम लोग। अब अगले साल सेंसस निकलेगा, हर 10 साल बाद निकलता है, अगले साल निकलेगा। पहली बार 1881 में लॉर्ड मियो ने कराया था, अब अगले साल होगा। सोचने वाली बात है कि जनसंख्या की वजह से इतनी ज़्यादा समस्या और लोग प्रकृति को इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। देखिए प्रकृति क्या चीज़ है, हमें ये भी समझना चाहिए थोड़ा सा। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, इतनी क्षमता है उसमें, हम मानते हैं, पर वो हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास एक घर है, पर्याप्त घर है, दूसरा प्लाट या दूसरा घर बनाने की क्या ज़रूरत है बताओ। अरे रहूँगा तो मैं एक घर में ही ना, एक ही टाइम में। अब जो जितनी दूसरी ज़मीन पे प्लाट पे घर बना है या प्लाट खाली पड़ा है मेरे पास, वो वेस्ट ही तो है। उतनी लैंड मैंने प्रकृति की क्या कर दी, वेस्ट कर दी, पहली चीज़। फिर इसी तरह क्या होगा, डे बाय डे जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कम होती जा रही है, चीज़ों के रेट बढ़ते जाएंगे, देश में इन्फ्लेशन होगा, ये भी समस्या है। तो थोड़ा सा सोचिएगा चीज़ों पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अपना आंसर खूबसूरत लिखने में, पॉइंट्स लिखने में अच्छा रहेगा, और टीचर को भी पढ़ने में मज़ा आएगा आपका आंसर। सो लेट अस रीड अवर फर्दर चैलेंजेस टू इंडियन एनवायरनमेंट। अब भारत के एनवायरनमेंट के सामने चैलेंज क्या है, एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार भी देना है। लोगों को रोज़गार कब देंगे, जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, और फैक्ट्रियाँ लगने से प्रकृति को नुकसान होगा क्योंकि पोल्यूशन क्रिएट होगा। देख रहे हैं आप लोग, एक जगह तो हम लोगों को, और फिर जब वो पोल्यूशन क्रिएट होगा वो उन लोगों को ही तो नुकसान पहुँचाएगा। तो आपने लोगों को रोज़गार दिया, पर दूसरी तरफ से आपने उनको बीमारियां भी गिफ्ट कर दी, क्योंकि एनवायरनमेंट में जब धुआं जाएगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या कंटेमिनेशन होगा, तो क्या होगा, वही तो लोग बीमार होंगे जिन्हें रोज़गार मिला, क्योंकि फैक्ट्रियों में तो उन्हीं लोगों ने काम करना है ना, या पूरी प्रकृति, क्योंकि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री थोड़ी होती है, वो तो इधर से उधर फ्लो करता है। चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन। मतलब ये वाटर कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि जब गंदा पानी साफ पानी में मिलके उसे गंदा कर दे। जैसे ये स्टडी की गई है कि अगर 1 लीटर गंदा पानी है और वो साफ पानी में मिला दिया जाए तो वो 8 लीटर साफ पानी को खराब करता है। दुनिया भर में पीने का पानी है ही कितना, सिर्फ 4%, और उस 4% का सिर्फ 1.5% भारत के अंदर है, और जनसंख्या 130 करोड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए तो जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे पानी पीने का नहीं मिलता साफ, क्योंकि अर्थ का ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है, डिसमैनेजमेंट है यहाँ पे चीज़ों की। सोयल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इन सब से भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है प्रकृति को।
extinctions are some of the most pressing environmental concern of India. The priority issue identified are, देखिए जो पेड़ पौधे या आपका एनिमल्स खत्म होने गए हैं, लगभग उनकी कागार खत्म, उनकी तादाद खत्म हो गई है, तो अब वो क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने की या उनको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ह्यूमन भी, देखिए एक चीज़ सोचिए आप, हम गॉड की पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। एक तरफ तो हम लोग ह्यूमन बीइंग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी गॉड के बनाई गई प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब मिलके ही पहुंचा रहे हैं। हम पॉलीथीन सब इधर से उधर फेंक देते हैं, या बाइकों पे ऐसे घूमना, तेल, जितने भी चीज़ें हैं जो भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं डेली, आप सब भी अपने अपने स्तर पे पहुंचाते हैं, और ज़रूरतें ही ऐसी हो चुकी हैं आज इंसान की। एक तरफ तो हम बनाई गई, भगवान की बनाई गई प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान की। तो ऐसे भगवान हम लोगों से खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो तो कहेंगे कि तुमने मेरी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, मैं तुमसे खुश कैसे हूँ। ये सीधे, इसको और आसान जरिए से समझिए। ये ऐसे कहना का मतलब है कि मेरा फ़ोन है और किसी ने वो तोड़ दिया और आके मेरे से कहे कि आप मेरे से खुश हो, अब मैं क्या करूँगा बताओ। तो यही चीज़, गॉड की बनाई गई प्रकृति को हम सब मिलकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर गॉड हमसे खुश होंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो अब चैलेंज क्या है भारत के एनवायरनमेंट के सामने? लेट अस रीड। सबसे पहला तो सोयल इरोजन, मिट्टी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है बारिशों के कारण, फ्लड्स के कारण, और पहाड़ों पे मिट्टी खिसकती है, वो भी एक अपने आप में समस्या है, सोयल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? जिसमें पेड़ों की बहुत बड़े स्केल पे कटाई हो रही है। अब पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन कम होगा, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन कम होगा तो फिर रेस्पिरेटरी, अस्थमा, ये सब बीमारियां फैलेंगी। डिफॉरेस्टेशन वही है, लोगों का लालच है, बस अब क्या करें बताइए। तो हमें वो चीज़ करना है कि हमारी ज़रूरतें क्या हो, प्रकृति से रिलेटेड बहुत कम से कम हो, ताकि हम प्रकृति को कम से कम दोहन करें उसका। इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। थर्ड, इसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन भी चलाया था सर सुंदरलाल बहुगुणा ने, आप ये याद रखिएगा, क्या पता वो चिपको आंदोलन पूछ ले बोर्ड एग्जाम में। चिपको मूवमेंट। एयर पॉल्यूशन भी अपने आप में एक नुकसानदायक है, क्यों? क्योंकि वो ओजोन लेयर में डिप्लेशन करता है और लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि जमीन को क्या करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना, वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, पेड़ों की कटाई या फिर वेजिटेशन या फिर एनिमल्स, इन सब को रोजाना आप देख रहे हैं नुकसान हो रहा है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, सिर्फ टॉयलेट पेपर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दुनिया भर में रोजाना 1 लाख पेड़ कटते हैं। देखिए कितना है ये डाटा। तो फिर इंसान ने तो खुद प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है ना इंसान। तो फिर ऐसे तो फिर हम लोगों से को कह देगी प्रकृति एक दिन कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, तुम अपना देख लो। और जिस दिन प्रकृति हमारे को हमारी ग्रीड्स को, हम मतलब लोगों की ग्रीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी, उस दिन क्या होगा? उस दिन लोग फिर आपस में ही एक दूसरे को करेंगे परेशान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? refers to the development which will allow all future generation to have potential average quality of life that is at least as high which is being enjoyed by the current generation। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बच सके, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब है, मेरे फादर मदर हैं, उन्होंने मेहनत करी और रिसोर्सेज को बचाया, पूरी तरह खर्च नहीं किया। किसके लिए? आने वाली जनरेशन यानी मेरे लिए। तो हमें प्रकृति को भी ऐसे ही करना है, बचाना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बच सके। नहीं तो वो कहेंगे कि हमारे तो पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ये बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज मतलब कि क्या नाम है, बहुत ही मतलब लंबे समय से है हमारे पास क्वांटिटी में है, उनके यूज को थोड़ा कम करना है, जैसे कोयला ये सब, और सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। बिकम इनपुट एफिशिएंट, और जो भी हमारे पास संसाधन है हमें उन्हें क्या करना है, उनको बचाना है, और उनको क्या करना है, उनको उनका सही से उपयोग करना है। अब ये देखिए, एक बार जो नॉन रिन्यूएबल है जैसे कोयला, पेट्रोल, उनको हमें किससे सब्स्टिट्यूट करना है? रिन्यूएबल से। जैसे अब बाइक है,
अब मेरे को मान लीजिए किसी शहर में जाना है या कहीं पे जाना है, तो मैं बाइक से ना जाके ई रिक्शा से चला जाऊं जो बैटरी वाली है, जो धूप से चार्ज हो सकती है। तो उससे क्या होगा, पेट्रोल बचा, पोल्यूशन क्रिएट होने से बचा, और मेरा इकोनॉमिकल, मेरा खुद का बाइक का खर्चा भी तो बचा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम घूमने जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, बताइए, अरे भाई कार ले जाने की जरूरत क्या है, इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा उससे, सीएफसी या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी। तो क्या होगा, उसको रहने दें, उसकी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें, मेट्रोज़ का, इन सब का, वो ज़्यादा अच्छा है। और मेट्रोज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर छोटे मोटे जो लोकल चीज़ें चलती हैं जो पोल्यूशन क्रिएट बहुत कम करती है, उनका यूज कर सकते हैं हम। कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और पॉपुलेशन तो बस है ही, उसे तो कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं आपको प्रकृति का एग्जाम्पल व्यक्ति के संदर्भ में समझाता हूँ। एक व्यक्ति है, उसके ऊपर 2 बच्चों का बोझ है, तो वो क्या करेगा, उन 2 की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, इतना वो कमाता है। अगर उसके ऊपर 50 बच्चे हो जाए, 50 बच्चों का बोझ हो जाए, तो वो कर पाएगा ज़रूरतों को पूरा। सेम प्रकृति भी तो ऐसी ही है, जितना उसके ऊपर पॉपुलेशन का बोझ बढ़ेगा उतना क्या होगा, वो भी कह देगी कि बस मेरे बस का नहीं है भाई, अब तुम लोग अपना देख लो। अब स्ट्रेटेजीज क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेट अस रीड द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज नीड टू बी अडॉप्टेड टू अचीव। सबसे पहले तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें जो अनलिमिटेड है, जो ख़त्म नहीं होती। कन्वेंशनल कौन सी होती है, कोयल, पेट्रोल, वो सब कन्वेंशनल है, तो हमें उनका उपयोग बहुत करना नहीं है, कम से कम करना है। क्लीनर फ्यूल्स, हमें उन चीज़ों, उन ऑयल्स का उपयोग करना है या उन अल्टरनेट्स का उपयोग करना है जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। बायो कंपोस्ट, हमें मिट्टी में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब नहीं डालने हैं क्योंकि उससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है, फिर नुकसान। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, और जो हमारा चीज़ों को बनाने का या प्रोड्यूस करने का या यूज़ करने का तरीका है, हमें उसमें क्या करना है, चेंज लाना है। आप याद देखिए, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, अगर हम मीट भी खा रहे हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, तो उससे हमारे मुंह से पोल्यूशन, देखिए हम यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है मीट खाने से। तो क्या होगा, हम उसको भी रोक सकते हैं, मीट कम से कम खाएं, उससे फ़ायदा ये होगा, एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा, एनिमल्स नहीं मरेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि पोल्यूशन कम क्रिएट होगा और इकोनॉमिकल भी है, पैसा भाई हमारा खर्च नहीं होगा, वो हमारी जेब में रहेगा। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, मीट खाने वालों के मुंह से और एक नॉर्मल आदमी के मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत फ़र्क होता है, मीट खाने वाले के मुंह से बहुत ज़्यादा निकलती है, आप लोग इंटरनेट पे पढ़िएगा। यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, ये तो ऊपर हो चुका है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग और उन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, चीज़ों को हम वहाँ पे लाइव डिस्कस भी करते हैं। और आपकी कोई क्वेरी, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो सब हम कैसे करें, वो सब आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन है, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें हम लाइव सेशन में आप लोगों से मिलते हैं, फिर कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हम और अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए धन्यवाद।